साथियों नमस्कार। साथियों, आज की रात हो सकता है पाकिस्तान के लिए भारी हो। पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा कि उसने अभी तक ऐसी कोई गलती तो करी नहीं है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। फिर भारत अचानक से कल यानी 29 मई को ये बॉर्डरिंग स्टेट्स में मॉक ड्रिल क्यों कर रहा है। जी हां, आज अचानक से एक घोषणा हुई कि जितने भी राज्य पाकिस्तान से बॉर्डर बनाते हैं वो सब कल एक मॉक ड्रिल करेंगे और इस मॉक ड्रिल का एक मुख्य नाम दिया गया है ऑपरेशन शील्ड। इसके तहत लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से ब्लैकआउट करना है, यानी कब बत्तियां बुझानी है घर की, किस तरह से बचना है, किस सायरन का क्या मतलब है। ये सारी चीजें बताई जाएंगी जिससे हम और आप पहले भी अवगत हो चुके हैं। पिछली बार भी सरकार ने जब मॉक ड्रिल की बात करी थी तो पूरा देश मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान को भी लगा कि अभी तो ये लोग ड्रिल कर रहे हैं, हमला तो अभी करेंगे नहीं, लेकिन उसी रात भारत ने हमला कर दिया था, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया था। लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। सरकार का हर व्यक्ति यही बात कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी ये बात कह रहे हैं। हाल ही के उनके अगर आप भाषण देखेंगे, कल परसों गुजरात में उन्होंने भाषण दिया, उससे पहले भी उन्होंने अलग अलग जगहों पर भाषण दिए। बीकानेर में बोले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, और कल गुजरात में उन्होंने ये बोला कि अभी तो कुछ किया भी नहीं है, तब जाके पाकिस्तान का ये हाल है। तो यानी कि कुछ करने की योजना बना रखी है इन लोगों ने। तो इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं भारत ऐसा तो नहीं है कि इस ऑपरेशन शील्ड के तहत या इस मॉक ड्रिल के तहत भारत अपनी नेवी को मौका दे कि कराची पोर्ट पर कुछ किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप खुद कॉमन सेंस से सोचिए कि भारत ने चलो पहले ब्लफ मार दिया, हमने मॉक ड्रिल का कह करके पाकिस्तान को सूद दिया, लेकिन ये हम दोबारा नहीं करेंगे ना, ये तो वो भी जानता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, प्रिपेयर्ड रहेगा। तो ये सब हम पाकिस्तान को दोबारा पीटने के लिए नहीं कर रहे हैं। पीटेगा जरूर पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जरूर होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। आप थोड़ा इंतजार करिए। मैंने आपसे दो बातें कह रखी हैं, उन बातों को आप मान के चलिए कि होके ही रहेंगी। टाइमिंग का अंतराल हो सकता है। पहला बताया था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट फिर से होना है, और दूसरा बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी होना है। जहां तक उम्मीद है ये दोनों ही चीजें मानसून के बाद हो जाएंगी। बांग्लादेश के तख्ता पलट का कुछ कह नहीं सकते, वो हो सकता है बीच में ही हो जाए, क्योंकि वहां पर इस समय विद्रोह बहुत चरम सीमा पर पहुंचता चला जा रहा है। मैं उसको भी अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं समराइज कर दे रहा हूं सारी चीजें, फिर मैं आपको एक एक करके सारी चीजें खोल के दिखाऊंगा। अब क्या हुआ साहब, आज एक क्रम और देखा गया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी नवल ऑफिसर से मिले हैं, और आईएनएस विक्रांत तथा अन्य चीजों पर भी चर्चा हुई है। तो सब लोगों को यह लगने लगा कि ये साहब नेवी ऑफिसर से मिलने गए, उसके थोड़ी देर बाद घोषणा होती है कि हमें कल मॉक ड्रिल करनी है। तो लोगों ने गणित लगाया कि शायद कुछ नेवी करने वाली है। हालांकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। आप याद कीजिए, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था उससे एक दिन पहले जो राजनाथ सिंह जी हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने गए, और एक मीटिंग होती है उन दोनों के बीच में, उसके बाद जाकर के उसी रात जो है ऑपरेशन हो जाता है। अर्थात राजनाथ सिंह ने मोदी जी को यह कह दिया था कि सारी तैयारियां पूरी हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स सब तैयार हैं, हमें ये ऑपरेशन अब करना होगा। इस तरह से एक बात उन्होंने आपस में की होगी। तो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी जाते हैं, हमारे ऑफिसर लोगों से पूरा पूछ लेते हैं कि भाई सब चीज़ तैयार है, आपका प्लान रेडी है, फिर मोदी जी से कह देते हैं कि आप साहब हरी झंडी दे दो, हरी झंडी दे देते हैं, ऑपरेशन हो जाता है। जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो। अब साहब हो क्या रहा है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कोई अटैक नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, और ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप एक एक करके देखिए। पहला कारण तो ये है कि अभी अभी खबर आई है 10:13 पर, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, कि जो कल मॉक ड्रिल होनी है, कल जो मॉक ड्रिल होनी है उसे गुजरात और राजस्थान ने अभी सस्पेंड कर दिया है, या कहें कि कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। ये हो सकता है 1 2 3 तारीख में ये लोग करें, कल नहीं कर रहे हैं ऐसा कहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों की वजह से अभी उसको टाल दिया गया है। तो सोचिए, अगर ऑपरेशन करना होता तो टलता तो नहीं वो। हालांकि हरियाणा में कल ये एक्सरसाइज की जाएगी या मॉक ड्रिल की जाएगी, ऑपरेशन शील्ड वहां पर ये परफॉर्म होगा। अभी कश्मीर का कंफर्म नहीं हो पा रहा है, जहां तक है कश्मीर में भी होगा। अगर उस पर कोई अपडेट अभी आ जाती है तो आप उससे समझ जाइएगा, लेकिन हरियाणा में कंफर्म होना है, हरियाणा के हर जिले में होना है। क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार जब हम पाकिस्तान को धूल चटा रहे थे तो उस बीच पाकिस्तान ने हिमाकत करी थी हमारे गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की, हमारे हरियाणा को निशाना बनाने की, यहां तक कि दिल्ली को भी निशाना बनाने की उसने कोशिश करी थी। तो इसलिए हम उसकी हिमाकत को जानते हैं, और उसका जो घटिया और नीचपन है उससे भी वाकिफ हो चुके हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने राजधानी के आसपास के क्षेत्रों को बहुत ज्यादा दुरुस्त रखें, बहुत ज्यादा तैयार रखें। ठीक है साहब, तो हरियाणा तो करने वाला है। आज डिफेंस मिनिस्टर किस तरह से हमारे नेवी पर्सनल से मिले वो भी मैं आपको बता चुका हूं।
उसके अलावा एक खबर और आज आई है, ट्रेंड कर रही है कि राजनाथ सिंह जी ने या कहेंगे हमारी सरकार ने एएमसीए के कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी है और बोल दिया है कि 2031 तक हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना के दे दिया जाए। यानी भारत अब 5th जनरेशन का 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाएगा। बार बार अमेरिका हमसे कहता है ना F-35 ले लो, F-35 ले लो, हम क्यों ले ले? उधर रूस कहता है Su-57 ले लो, Su-57 ले लो। तो हम अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचे नहीं है कि हम Su-57 लेंगे या नहीं लेंगे, F-35 लेंगे या नहीं लेंगे। कारण यही था, शायद मोदी जी के दिमाग में ये चल रहा हो कि मान लीजिए आज हम अमेरिका को या रशिया को ये कह देते हैं कि आप हमें विमानों का एक जत्था दे दीजिए, तो हम कितने विमान ले पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 ले लेंगे, 15 ले लेंगे, क्योंकि भाई हजारों करोड़ की डील होती है। रफाइल भी हमने 36 करके 2 बार मंगाए, एक बार एयरफोर्स के लिए, एक बार नेवी के लिए। तो ये तो हो सकता है 10, 12, 15, 20 मंगा लेंगे, और उससे वो भी जो आएगा आते आते उसे भी 2029 या 2028 हो जाएगा। तो जब 2028-29 तक हम दूसरों से ले रहे हैं तो 1-2 साल और रुक जाएंगे तो हमारा खुद का ही तैयार हो जाएगा, हम अनगिनत बना सकते हैं। शायद इसलिए हमने इस बात को टाल दिया कि अभी हम रशिया या यूएसए से नहीं ले रहे। यूएसए से लेने का एक नुकसान और है। पहला तो उसकी क्वालिटी का भी कंफर्मेशन नहीं है। भाई जब से चाइना की चीजें फेल हुई है या हमारी एक्यूरेसी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जब से साबित हुई है, तब से हमें ऐसा लग रहा है कि हम कोई भी इक्विपमेंट लें तो बड़ा फूंक फूंक करके लें। कल को ऐसा ना हो कि हम अमेरिका से F-35 ले लें और किसी भी युद्ध में वो जो है विफल हो जाए। अमेरिका खुद भी विफल कर सकता है, क्योंकि जब वो चीजें ट्रांसफर करता है तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। कल को उसके आधे कंट्रोल्स अमेरिका के पास ही होंगे, वो चाहे तो बैठा बैठा निरस्त कर सकता है। तो हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए उससे तो लेने का मतलब है ही नहीं। और रशिया से लेने की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको पता है 2028-29 हो जाएगा, तो उतना पैसा खर्च करने की बजाय 2031 तक हम खुद का बनाएंगे। अभी बताया जाता है दुनिया में 3 देश हैं जो मुख्यतः बना करके बैठे हुए हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, जो 5वीं पीढ़ी का विमान बनाए बैठे हुए हैं। चाइना का तो पता ही नहीं चलता कौन सी पीढ़ी का है क्या नहीं है, हो सकता है पहली पीढ़ी का ही हो, जिस हिसाब से उसकी चीजें फुस हो रही हैं। इसके साथ ही मैं आपके फायदे की भी एक बात बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, किसी और प्लेटफॉर्म से, और आप चाहते हैं कि उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए, या आप चाहते हैं कि आप कहीं पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट अच्छे मिले, तो उसके लिए आप सिंपली SBI का क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट को भी पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस कार्ड के बाद आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग में भी जहां जहां आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं 10 से 15% तक का फायदा हो सकता है, और बिग बिलियन डेज में भी आपको अच्छा फायदा हो सकता है। उसके अलावा भी आप जितनी ज्यादा शॉपिंग करते हैं उन पॉइंट्स के हिसाब से आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसलिए जल्द से जल्द SBI क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो इसलिए भारत शायद अभी अमेरिका या रशिया से नहीं लेगा, और अगर हम अपना खुद का बनाएंगे तो उससे हमारी इज्जत कितनी बढ़ेगी दुनिया में, ये भी देखिए। पाकिस्तान जैसा भिखारी देश आज छोटे से छोटा इक्विपमेंट भी अमेरिका से, चाइना से, ऐसे देशों से लेता है, टर्की से लेता है। अब मान लीजिए हम भारत जैसे विशाल देश होने पर भी, इतने बड़े हमारे जो है सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर होने पर भी, डिफेंस होने पर भी, इतना मजबूत डिफेंस होने पर भी, अगर हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट किसी दूसरे देश से लें तो उसमें वो मजेदारी नहीं है। सोचिए अगर हम खुद का बनाएंगे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो पाकिस्तान का आसिम मुनीर अपने आप को फील्ड मार्शल बना के घूम रहा है, या पाकिस्तान में जो झूठा नैरेटिव चलाया जा रहा है, ऐसे नैरेटिवों को ध्वस्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपनी चीजें खुद बनाइए। आपकी सुप्रीमेसी वैसे ही साबित है, नो डाउट, पर जब आप खुद का यूज करेंगे तब पाकिस्तानी क्या बोलेंगे, उनको पता चल जाएगा कि उनकी औकात क्या है। तो इसलिए जरूरी है कि हम खुद का बनाएं। तो हमने इसकी भी घोषणा कर दी आज। एक के बाद एक डिफेंस में आप चीजें देखना, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि डिफेंस में जो बजट है हम 50,000 करोड़ और बढ़ा रहे हैं। भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर किया है और बाद में पाकिस्तान को धूल चटाई है, तब से हमारे डिफेंस पर हमें न सिर्फ गर्व हो रहा है, बल्कि हमें यह भी रियलाइज हो रहा है कि जब हमारे पास फुल पोटेंशियल अभी नहीं है वेपन्स के मामले में, तब जाके हमारी सेनाएं सर्वश्रेष्ठ पर प्रदर्शन कर रही हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा भी ऊपर उठा दें पोटेंशियल को, तो सोचिए हम कितने खतरनाक साबित होंगे। हमारी एक्यूरेसी अमेरिका, इजराइल, रशिया से भी बेहतर है साहब, रशिया से भी बेहतर है। तो जिस सेना के पास ऐसी एक्यूरेसी हो, जिस सेना के पास इतना बड़ा मास्टर प्लान हो कि पाकिस्तान को पता है कि उसने क्या पहलगाम में हिमाकत करी है, पाकिस्तान को पता है कि भारत बदला लेगा, पाकिस्तान को यह भी पता है कि आने वाले 15-20 दिन में लेगा, बावजूद उसके पाकिस्तान बच नहीं पाया। इससे बड़ी एक्यूरेसी क्या चाहिए। तो
तो अगर हम थोड़ा सा बूस्ट दे दें तो सोचिए कितनी चीजें अच्छी हो जाएंगी। इसलिए भारत अपने डिफेंस में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। साथ में भारत ये भी जान रहा है कि डिफेंस के और भी पार्ट्स होते हैं। डिफेंस का मतलब सिर्फ वेपन्स चलाना नहीं होता, डिफेंस का मतलब होता है लोगों को भी सिखाना कि तुम्हें कैसे बचना है। क्योंकि हम लोग वॉर के कुछ ज्यादा आदी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हर दूसरे साल वॉर देखना पड़ता हो इजराइल की तरह या आस पड़ोस के देशों की तरह, मिडिल ईस्ट में जो है। हम उस तरह के देश नहीं है। हमारे यहाँ वॉर होता है 25-30 साल में एक आध बार, पाकिस्तान से ही होता है, उसको हम धूल चटा देते हैं, वो भी वहीं बॉर्डर तक ही सीमित रहता है। तो हम नागरिकों को एक्चुअल में कोई आदत नहीं है वॉर की, तो हमें वो एक सेंस रहे, हमें डिफेंस का सेंस रहे, ये जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह की मॉक ड्रिल्स कराई जा रही हैं। ये अभी भी हो रही हैं, ये आने वाले समय में भी होंगी। तो अभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो रही है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी होंगी, हर जगह आपको देखने को मिलेंगी। जब तक देश के नागरिकों को अंदर से नहीं सिखाया जाएगा कि भाई हमें तैयार रहना है हर परिस्थिति के लिए, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। ये बात सही है कि पाकिस्तान को हम पीट सकते हैं, बांग्लादेश को फूंक से उड़ा सकते हैं, लेकिन कल को चाइना अगर सामने आया तो हम सब नागरिकों को बहुत ज्यादा तैयार रहने की आवश्यकता है। इसलिए मॉक ड्रिल उसका एक पार्ट है। हमारे पास इक्विपमेंट खुद के बने हुए हों बहुत जरूरी है। इसलिए डिफेंस का बजट इस साल एकदम से बढ़ा दिया गया कुछ दिन पहले। इसलिए एएमसीए पर काम तेज किया जा रहा है। इसलिए कावेरी इंजन के लिए फंड जुटाने की बात करी जा रही है। इसलिए दुनिया में जा करके नैरेटिव वॉर भी डिफेंस का हिस्सा होता है। पाकिस्तान एक झूठ चला के अपनी आधी जनता को ये बता चुका है कि साहब वो जीत गया है, और आधी जनता मान भी रही है। ये बात सही है कि वहां के मूर्ख लोग हैं वो मान भी जाएंगे, लेकिन हमारे देश में अगर हमें न सिर्फ अपनी जनता को सेटिस्फाई करना है बल्कि दुनिया में झूठे नैरेटिव को भी अगर काटना है तो नैरेटिव वॉर में भी स्ट्रेटेजी मजबूत रखनी होगी। जो हमने विपक्षी दलों को मिला करके एक डेलीगेशन विदेशों में भेजा है वो भी इस डिफेंस का वॉर का एक हिस्सा है। तो भारत इस समय हर मोर्चे पर काम कर रहा है। एक मोर्चा और बताता हूं, मैं आपको पहले ही बताया था, वो है अवैध बांग्लादेशियों को छांटना और वापस बांग्लादेश भेजना, वो भी इसी का हिस्सा है। और अभी आने वाले समय में आप देखना, एक खबर मैं आपको और दे रहा हूं, ये जितनी भी फंडिंग होती है ना हमारे देश में स्लीपर सेल्स की या नैरेटिव चलाने वालों की, पत्रकारों की, यूट्यूबर्स की, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, इनकी फंडिंग होती है एनजीओस के जरिए, जो खुले तो परोपकार के लिए है लेकिन काम करते हैं दूसरा। विशेष तौर पर इनका काम होता है ब्लैक को व्हाइट करना। हालांकि इन पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने पहले भी बिल लाई थे 2021-22 में कि साहब कोई भी अगर फॉरेन फंडिंग आ रही है तो दिल्ली की एसबीआई ब्रांच में ही पहले आएगी, उसके बाद एनजीओ के खाते में जाएगी। इस तरह से व्यवस्था बनाई गई थी। अभी आप देखना एनजीओस को रेगुलेट करने के लिए और सख्त कानून आने वाला है, जिससे कि फॉरेन फंडिंग और फॉरेन का जो सिस्टम पूरा इंटरफेरेंस है इसको रोका जाए। आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि टर्की ने अपने एक एनजीओ के माध्यम से बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे बंटवाए हैं। तो जिस तरह से टर्की बांग्लादेश में कर रहा है, ऐसे भारत में कई सारे एनजीओज हैं जो अपनी गलत मंशा को एनजीओ के नाम पर देश में अंदर ही अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं। तो आप देखिए भारत सरकार हर तरफ से शिकंजा कस रही है, डेली खबर आ रही है कोई ना कोई। उन्हीं में से एक खबर यह है कि जनता को भी पता हो कि मॉक ड्रिल क्या होती है। अब सब आइए दूसरे पहलू पर। दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान जिस तरह से मार खा के गया है, पाकिस्तान अभी चैन से नहीं बैठेगा। नो डाउट आसिम मुनीर ने अपनी इमेज को पेंट कर लिया है, नो डाउट वहां के शहबाज शरीफ ने पेंट करने की कोशिश करी है, लेकिन वो पेंट धीरे धीरे धुल रहा है। जिस हिसाब से फेक चीजें उन्होंने चलाई है, वहां की लगभग जनता धीरे धीरे समझ रही है कि भाई हमारे साथ धोखा किया गया है। हालांकि आधी जनता अभी भी गफलत में है, लेकिन धीरे धीरे विद द टाइम, हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद सबको समझ में आ जाएगा कि उनकी पिटाई हो चुकी है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान फिर से एक दुस्साहस करने का प्रयास करेगा और इस बार का दुस्साहस उसको ले डूबेगा, ये कन्फर्म है। तो उस दुस्साहस के लिए हमें भी प्रिपेयर्ड रहना है। चाइना भी जाहिर है कि HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिया था उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेगा। हालांकि उसको दुरुस्त करने में भी चाइना को अभी 2-3 साल लग जाएंगे, लेकिन चाइना का कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान को कौन सी अपग्रेडेड चीज दे दे, किस तरह से उसकी मदद कर दे। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है, इसलिए ये सब चीजें कराई जा रही है। आने वाले समय में अब देखिएगा हम 2-2 फ्रंट पर एक साथ ये काम करेंगे। अभी एक फ्रंट के लोगों को तैयार किया जा रहा है, फिर बांग्लादेश पे भी किया जाएगा, फिर चाइना वाले पे भी किया जाएगा, क्योंकि भारत की बढ़ती प्रोग्रेस को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बात को आप समझिए। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था, पीएम मोदी ने कहा है कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। साहब ये किस मामले में इन्होंने बोला? ये बोला था इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में।
हुआ ये था कि जब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये ट्रीटी साइन करी थी 1960 में, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि वैसे तो हम ज्यादा बांध बनाएंगे नहीं, डैम्स बनाएंगे नहीं इंडिया की साइड वाली रिवर्स में, अगर हम बनाते भी हैं तो उनकी ज्यादा रेगुलर सफाई हम कराएंगे नहीं। अब आप रेगुलर सफाई नहीं कराओगे तो उससे क्या होगा, जितना भी सेडिमेंट्स है, जितने भी अवसाद हैं, वो डैम में जमा होते चले जाएंगे और पानी को कंट्रोल करने की जो कैपेबिलिटी है डैम की वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, जब रेती रेत भर जाएगी तो पानी जैसे आएगा वैसे जाएगा, उसे कहाँ कंट्रोल कर पाओगे आप। तो करते करते हुआ ये है, कई सारे डैम्स ऐसे हैं जिनकी कंट्रोल करने की एबिलिटी सिर्फ 2-3% तक ही बची रह गई है, पानी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं डैम्स। तो मोदी जी का कहना यह था कि हमने उन डैम्स की सफाई करने के काम को आगे बढ़ाया है। तो हमने जरा सी सफाई कराई, इतने में तो पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। सोचिए हम तेजी से काम करें तो क्या क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस मोर्चे पर भी सरकार काम कर रही है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अभी तो कुछ किया ही नहीं है, यानी कि और कुछ करना है इनको डैम और रिवर के मामले में। तो जाहिर सी बात है कि जो ये इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो मामला ये उन्होंने स्थगित किया था, जो सस्पेंड किया है, उसे दोबारा ये रिवोक तो करने वाले हैं नहीं है, ये सस्पेंडेड ही रहेगा। और इंतजार करिए मानसून का, तब पाकिस्तान का क्या हाल होगा वो भी देखिएगा। पाकिस्तान में इस बार फसल भी नहीं हो पाएगी, आप देखना, क्योंकि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर होता है उसमें 90% इरिगेशन, सिंचाई का काम इंडस रिवर सिस्टम के द्वारा ही होता है, उसकी सहायक नदियों के द्वारा ही होता है। तो जब उसमें पानी हम छोड़ेंगे रोकेंगे तो असर पड़ेगा, आप इसको भी देखिएगा। तो साहब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो खेल है ना, अब आप समझिए बात को, इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान को जो चोट पहुंचनी है वो पहुंचेगी जून और जुलाई में। ठीक है, जब बोइंग या बुआई का जो टाइम आएगा, सोइंग का टाइम आएगा सॉरी, तो उस वक्त पाकिस्तान को चोट पहुंचेगी। और जब वहां पर एक आंतरिक विद्रोह बड़े स्तर पर स्टार्ट होगा, तब पाकिस्तान उन लोगों को एक करने के लिए फिर से कुछ ऐसी हिमाकत करेगा कि भारत के साथ टकराव दिखाई दे। हमें उस चीज के लिए तैयार रहना है। मैं बार बार कह रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा और बहुत चांसेस हैं मानसून के बाद होगा, सितंबर अक्टूबर के आसपास होगा, देख लीजिएगा, दशहरा से पहले उम्मीद है। तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर रहना है और हमें इस ओवर कॉन्फिडेंस में अब नहीं रहना कि हमने तो साहब उनको ध्वस्त कर दिया। हमारी एयरफोर्स हमेशा करेगी, नो डाउट, बट हमेशा अपने दुश्मन को पहले से ताकतवर मान के चलो। ठीक है, वो फुस से हम जानते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ताकतवर मान के चलो। हमने जो तैयारियां पहले की थी, जिस प्रिपरेशन के साथ हमने काम किया था, इस बार और तैयारियां हमें करनी है, और मजबूती के साथ, और चीजों को बेहतर करके हमें उस पर आक्रमण करना है। इस प्रकार की अगर हम सोच के साथ चलेंगे तभी हम जो है पाकिस्तान को तो धूल चटाई देंगे, हम चाइना को भी धूल चटाने की उम्मीद रख सकते हैं। तो ये सारी तैयारियां अभी चल रही हैं। सरकार ने देखो बांग्लादेशियों को भगाने का भी कार्यक्रम चलाया है, 1 महीने का टाइम दिया है। हालांकि ये चीज़ 1 महीने में हो नहीं पाएगी और टाइम लग जाएगा, तो वो 1 महीने का टाइम वहाँ देख लो आप, इधर पाकिस्तान वाला खेल देख लो, उधर आप भारत की जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला सस्पेंशन है उसके रिजल्ट आने में आपको 1-2 महीने देखने को मिल जाएंगे। तो ये 2 महीने का टाइम पीरियड ऐसा, अच्छा इसी पीरियड में आप देखोगे हमारी जनता को भी मॉकड्रिल का टाइम मिलेगा, और इसी पीरियड में आप देखोगे हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को भी ड्रिल्स और एक्सरसाइज करने का टाइम मिलेगा। इनको भी टाइम चाहिए होता है, ये थोड़ी है कि एकदम से। तो ये जो 2-2.5 महीने का टाइम है, ये सबको तैयार करने का टाइम है, ठीक है साहब, और दुनिया में नैरेटिव बनाने का भी टाइम है, इसलिए डेलीगेशंस भेजे जा रहे हैं। तो ये पूरा एक हिसाब किताब है। तो आप न्यूज़ चैनलों को देख करके या किसी यूट्यूब को देख करके ये भ्रम ना पाले कि भारत कोई आक्रमण करने जा रहा है, अभी कुछ नहीं होगा। आक्रमण हम करेंगे, पहले पाकिस्तान करेगा फिर हम करेंगे, लेकिन 2-3 महीने बाद। खैर इसमें और अगर कोई अपडेट आती है तो मैं बताता हूं। बाकी मोहम्मद यूनुस का आप सुनिए, मोहम्मद यूनुस ने खेल कर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, पागल तो वो हो ही चुका है, मैंने आपसे कहा था, भुस्ता दिया है, फड़फड़ा रहा है। इसने क्या किया, अपने यहां पर एक ऑर्डिनेंस पास करा दिया जिसका नाम है पब्लिक सर्विस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025। इस ऑर्डिनेंस के तहत जैसे हमारे यहाँ जो ऑफिसर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, तो साहब इनको अगर हटाना हो, इनको सस्पेंड करना हो, तो उसका एक तरीका होता है, एक प्रॉपर चैनल होता है, विशेष तौर से हटाने का एक चैनल होता है। उनको बताया जाता है, कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है, फिर कार्रवाई होती है, तब जाके हटाते हैं, कोई एकदम से नहीं हटाते। तो ये जो ऑर्डिनेंस लेकर के आए, ये कुछ इस प्रकार का है कि इसमें सरकार किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को फायर कर सकती है अगर वो किसी प्रकार के डिसिप्लिन को ब्रीच करता है। अब भाई डिसिप्लिन तो कुछ भी हो सकता है। मान लो मोहम्मद यूनुस ये कहते कि गोली चला दो सब पे, अब अधिकारी कहता है कि हम नहीं चलाएंगे, निर्दोष जनता है, तो डिसिप्लिन ब्रीच हो गया। तो इस प्रकार का जो ये लेकर के आए कि हम बिना बताए तुमको हटा देंगे अगर हमें लगा कि तुमने डिसिप्लिन तोड़ा है,
तो इस बात को लेकर के जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 4 दिन से आंदोलन चल रहा है और अभी आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है, जिसमें मोहम्मद यूनुस को और ज्यादा खतरे देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से मोहम्मद यूनुस ने क्या किया है, देखिए इसकी हालत कितनी खस्ता है। इसने अपने देश में पैरामिलिट्री बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को डिप्लॉय कर दिया है जनता के बीच में। ठीक है साहब, पुलिस स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स स्वेट यूनिट को भी डिप्लॉय किया है। एंटी क्राइम रेड एक्शन बटालियन आरएबी को भी स्टेशन किया है। यानी कि अपनी लगभग आर्मी को छोड़ के जितने भी फोर्सेस हैं सबको ले आया है इस आंदोलन को रोकने के लिए। तो आप सोच लीजिए कि आंदोलन किस स्तर पर चल रहा है, किस स्तर पर गुस्सा है, और आर्मी भी इस समय यूनुस के खिलाफ है। तो बांग्लादेश में भी आग लगने की संभावना है। आग का मतलब राजनीतिक आग, तख्ता पलट होने की आग। और जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया वाली, बांग्लादेश में 2 मुख्य पार्टी हैं, एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया वाली और एक आवामी लीग है शेख हसीना वाली। जो बीएनपी है खालिदा जिया वाली, ये प्रो पाकिस्तान मानी जाती थी, पाकिस्तान के फेवर में रहती थी। इस समय ये भी सड़कों पे आई हुई है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। आवामी लीग को तो मोहम्मद यूनुस ने सस्पेंड कर ही दिया है, अब ये भी खिलाफ आ गई है। यानी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अफसर है, वहां पर आवामी लीग है, बीएनपी है, आर्मी है, और धीरे धीरे जनता का गुस्सा भी है, क्योंकि जनता देख रही है कि मोहम्मद यूनुस को 9 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन बांग्लादेश में सुधार होने की बजाय धीरे धीरे और गर्त में जा रहा है और लोगों को अब छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अंदर ही अंदर गुस्सा वहां भी भड़क रहा है। इसीलिए आप देखिएगा, आप बहुत जल्द सुनेंगे कि बांग्लादेश से सटे इलाकों में भी मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। खैर, कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक यही है, कोई सनसनी में मत आना, कोई उठापटक नहीं होने वाली, सिर्फ तैयारियां हो रही हैं एक बड़ा खेल खेलने की। बड़ा खेल आपको पता है कब होना है, यही मैं आपसे कहने आया था। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।